अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने चलाई है, बहुत सारे और लोगों ने भी चलाई है। ये सारी चीज़ें थी जो अच्छी हैं बाइक के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी हैं। उससे बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट होती है, आई डोंट नो क्या रीज़न उसके पीछे। तो गाइस लुक एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। एक्चुअली इवनिंग हो गई है। वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज मैं बात करने वाला हूँ रॉनिन की जो कंप्लीट परफॉर्मेंस है उसके बारे में, उसकी जो क्या रिलायबिलिटी है, कैसी ये बाइक है एंड सारी चीज़ें। जो ये मेरा ऑनरशिप रिव्यू है, अराउंड 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है मुझे लिए। तो 6 मंथ्स में मैंने क्या क्या चीज़ें फील की, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें बेकार है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट रॉनिन। सो अगर आप रॉनिन ओन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और अगर नहीं करते हैं, प्लान कर रहे हैं रॉनिन लेने का, तो आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो आप इस वीडियो से डिसाइड करना। और मैं भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आपको रॉनिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो इट्स ऑल अप टू यू। मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं रॉनिन की बात करूँ तो मैं किस बेसिस पे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने बाइक को अराउंड 7500 किलोमीटर्स चला दिया है ऑलमोस्ट। 2 ट्रिप्स कर लिए हैं, एक 1300 किलोमीटर की और एक करीबन 600 किलोमीटर की। और उसके अलावा रेगुलर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और 6 मंथ्स में मैंने 7500 चला दिया है, और बहुत ही जल्दी मैं इससे एक लॉन्ग ट्रिप भी करने वाला हूँ। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ट्रिप्स में, सिटी राइड्स में, उन सब के बेसिस पे मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट येस इतना चलाने में मैंने काफ़ी कुछ फील किया है। मैंने ऑफ रोडिंग भी की है, हाईवेज़ पे चलाया है, सिटी में चलाया है, सब जगह मैंने इसको चलाया है। तो उसके बेसिस पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। सो सबसे पहले हम लुक की बात करते हैं। तो गाइज़ लुक एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट बाइक को मैं जितनी भी जगह लेके गया हूँ पूरे राजस्थान में, मैं काफ़ी जगह घुमा हूँ और सिटी में काफ़ी जगह घुमा हूँ। रेड लाइट पे मैं खड़ा रहता हूँ, तो जब भी मैं कहीं भी खड़ा रहता हूँ तो बाइक को देख के कोई सब शॉक हो जाते हैं कि कौन सी बाइक है, ब्ला ब्ला। एंड कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं कि भैया ये कौन सी बाइक है एंड कितने की पड़ी। इवन सामने TVS लिखा हुआ है, बट स्टिल दे आस्क कि TVS ने कब लॉन्च कर दी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो लुक्स है वो थोड़े डिफरेंट है कॉमन बाइक्स के कंपैरिजन में। तो ये इजीली आई कैचिंग है और वही बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने को मिलती है बाइक के रिगार्डिंग। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने चलाई है, बहुत सारे और लोगों ने भी चलाई है। तो जितने लोगों ने भी चलाई है उन सभी ने इसकी तारीफ़ की है कि भैया बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और बहुत ही अच्छे पिकअप के साथ उठती है और बहुत ही अच्छी चलती है बाइक। तो उस चीज़ में भी मुझे कोई मैं उस चीज़ में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूँगा, कि बिकॉज आई फील द सेम। बाइक का जो पावर है बहुत ही बढ़िया है, और बाइक बहुत अच्छा चलती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। क्या कोई कमी नहीं निकाल पाएगा जो भी चलाएगा बाइक को। सो इस पॉइंट फैक्टर पे भाई बाइक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब अगर बात करें थोड़ी डीप डिटेल्स की, सबसे पहले अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूँ तो हेडलाइट्स बाइक की बहुत अच्छी है। लो बीम बेकार है, बट हाई बीम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप सिटी राइड्स में भी और हाईवे राइड्स में दोनों जगह हाई बीम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हाई बीम का जो थ्रो है वो कंप्लीट सीधा नहीं है, वो थोड़ा डाउन है। तो आप सिटी में भी यूज़ करोगे तो सामने वाले कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इतनी ज़्यादा। तो आप हाई बीम और लो बीम दोनों के साथ कहीं पे भी राइड कर सकते हो। लो बीम के साथ कभी मत करना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। लो बीम इज़ नॉट बेटर, बट हाई बीम इसकी बहुत अच्छी है। सेकंड चीज़ हेडलाइट के बारे में ये है कि थोड़ी यूनिक है स्टाइलिंग। तो भाई अलग से स्पॉट होती है, अलग से दिखती है, बहुत दूर से दिख जाती है, बिकॉज ये दो ऊपर दो नीचे। तो भाई ये अलग जब लाइट ऑन होती है ना, तब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, और अलग से स्पॉट होती है। और इसका जो डायनामिक रेंज है ना, जितने रेंज को कवर करती है रोड पे, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसमें। सस्पेंशंस की बात करूँ, टायर्स की बात करूँ, ब्रेकिंग की बात करूँ, सब जगह टॉप नॉच है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इवन सस्पेंशंस आर द बेस्ट वन। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे इसके सस्पेंशंस। हर जगह हर गड्ढे को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। पीछे जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये थोड़ा स्टीफर साइड पे है, तो भाई ये इसमें थोड़ा लगता है, तो वो आप झेल लो। टायर्स की अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूँ तो टायर्स रोड पे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। सिटी में कहीं पे भी जाओ, टायर्स बहुत ही बढ़िया हैं, टायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं साउंड की बात करूँ तो साउंड इसका जब आप नई बाइक लोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, बट थोड़े टाइम के बाद जब बाइक प्रॉपर्ली खुल जाती है पूरी, उसके बाद इसका साउंड थोड़ा डिक्रीज़ होता है।
और थोड़ा टैपेट नॉइज़ भी जनरेट होता है। सो दैट इज़ नॉर्मल, सारी बाइक्स में होता है, बिकॉज जब नई नई बाइक होती है बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं होता है तो बाइक थोड़े टाइम बाद खुलती है। तो यही नहीं, सारी बाइक्स में सेम चीज़ है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका साउंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा थम्पी साउंड है। तो भाई जब पूरी कंप्लीट राइड करते हैं बहुत मज़ा आता है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जो अच्छी हैं बाइक के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब जो बुरी चीज़ें हैं ना, जो मुझे ट्रिप्स में फ़ील हुई और जो ज़्यादा बेटर हो सकती थी, टीवीएस को उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो वो खलती हैं कभी कभी कि ये चीज़ें यार एटलीस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करता हूँ अभी। तो भाई सबसे पहले जो फ्रंट एरिया है ये वाला, तो ये वाला बहुत ज़्यादा खाली खाली फील होता है। और अगर इसके ऊपर अपन इसका जो वाइज़र है, फ्रंट वाइज़र अगर वो लगाते हैं तो उसके बाद बाइक थोड़ी अजीब लगने लग जाती है। जो अवेंजर वाला लुक है वो आने लगता है, बट उसके साथ भी बाइक बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखती है। तो ये वाला सेक्शन है थोड़ा भरा हुआ हो सकता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बिकॉज जब लॉन्ग राइड्स पे हम जाते हैं तो उसके बाद जब बाइक हाई स्पीड्स पे चलती है तो जो विंड का जो अटैक होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। तो हवा कट के जाए इस चक्कर में, इस वजह से अगर यहाँ पे हम लगवा भी लेते हैं तो बहुत अजीब सी दिखती है बाइक। सो दैट शुड नॉट बी देयर, कुछ अच्छा होना चाहिए था इस जगह पे। इसकी जो चेन है इसमें यहाँ पे बॉक्स में फ्रंट स्पॉकेट है, तो उससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है। आई डोंट नो क्या रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज मैंने कई बार टीवीएस के शोरूम पे भी इसको चेक कराया तो उनको भी समझ नहीं आता। वो यही कहते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई फंक्शनलिटी ऐसी है ही नहीं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा साउंड जनरेट होता है। बस ये थोड़ा बॉक्सी टाइप का है और यहाँ पे जो इंटरनल स्पेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप एकदम चेन को क्लीन करके या ल्यूब करके चलाओगे ना तो चेन का साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे वो स्पेस गंदगी से भर जाता है, जब वो स्पेस भर जाता है तो वहाँ पे साउंड जनरेट होना कम हो जाता है। और जैसे अभी मैं ऑलमोस्ट चला चुका हूँ चेन क्लीनिंग के बाद करीबन 300 किलोमीटर्स। तो अभी जब सर्विस करवाई थी मैंने इसकी चेन की, उसके बाद साउंड बढ़ गया था, बट 300 किलोमीटर्स के बाद अभी साउंड वापस से डाउन हो गया है। तो दैट इज़ गुड, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसे, बट ये होता है। तो ये काफ़ी अनोइंग लगता है और काफ़ी लोग जो नए नए बाइक खरीदेंगे ना उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट कर रही है चेन। सो दिस इज़ अ थिंग। तो ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल है प्रॉब्लम है। ये अनोइंग चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, बट इससे थोड़ी कम फील होती है और बाइक्स में मैंने फील की है, नोटिस किया है, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो और रॉयल इनफील्ड की ले लो, यामाहा की ले लो या फिर और बजाज की ले लो, सारी बाइक्स में मैंने ये फील किया है कि चेन नॉइस होता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है कुछ टाइम के लिए। बट उसके बाद फिर जैसे ही चेन में ल्यूब प्रॉपर हो जाता है फिर कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक साउंड डाउन हो जाता है। तो दैट इज़ फाइन, बट शुरू में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब भी आप क्लीनिंग करवाओगे तब। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका जो सीट, तो जो कंपनी फिटेड सीट आता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं आता है, वो स्टीफर साइड पे ज़्यादा है। और जब मैंने लॉन्ग राइड की थी ना तो मैक्सिमम जो मैंने किलोमीटर्स चलाए थे उसके ऊपर बैठकर, वो चलाए थे मैंने अराउंड 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर्स के बाद मेरी बैक इतनी ज़्यादा पेन करने लग गई थी, मतलब मेरे बम्प्स बहुत ज़्यादा पेन करने लग गए थे। तो मुझे वहाँ से उतरना ही पड़ा और उसके बाद मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा। बट उसके बाद जब मैंने कुशनिंग करवाई तो राइट नाउ इसमें कुशनिंग हो रखी है 2 इंचेस की। तो कुशनिंग करवाने के बाद मैंने अराउंड 120-130 किलोमीटर्स चलाए विदाउट एनी पेन। और 130 किलोमीटर्स के बाद भी मैंने जानबूझ के रेस्ट लिया, अदरवाइज आई कैन राइड इट मोर देन 150 किलोमीटर्स इन वन सिटिंग। सो सीट थोड़ी स्टिफर साइड है तो आपको कुशनिंग करवानी पड़ेगी, दैट कुड बी द बेटर फ्रॉम कंपनी। तो कंपनी को उस बारे में सोचना चाहिए था कि बाइक अगर क्रूज़र सेगमेंट की है तो वहाँ पे सीट थोड़ी बेटर बनाई जा सकती थी। तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे फील हुआ कि दैट कुड बी बेटर फ्रॉम कंपनी। बट अभी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो भी रॉनिन खरीद चुके हैं उनके लिए तो नहीं है, बट जो ख़रीदने वाले हैं उनके लिए ये थोड़ा पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है कि उन्हें किस मॉडल के साथ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने बेस मॉडल ख़रीदा बिकॉज मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, ये मेरी फ़र्स्ट बाइक थी तो मुझे ब्रेकिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि सिंगल चैनल ABS कैसे काम करता है, ड्यूल चैनल कैसे काम करता है और विदाउट ABS कैसे होता है। तो बस मुझे बेसिक आइडिया था कि हाँ ABS ये काम करता है और नॉन ABS ये काम करता है। बट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि सिंगल चैनल ज़्यादा बेटर, लाइक ड्यूल चैनल लेना वर्थ है या नहीं है। तो मैंने सिंगल चैनल ले लिया। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि अभी मैं लॉन्ग राइड्स कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ड्यूल चैनल होता तो ज़्यादा बेटर होता, उसमें ज़्यादा सेफ़ रहता है इंसान कंपेयर टू सिंगल चैनल। जो टॉप मॉडल में ड्यूल चैनल ABS है उसी के साथ जाना अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाइक के अंदर, नॉट इवन फॉर दिस बाइक,
कोई भी बाइक खरीद रहे हो, अगर उसके अंदर ड्यूल चैनल ABS मॉडल अवेलेबल है तो गो फॉर इट, बिकॉज वो वर्थ ऑफ मनी है। बिकॉज सेफ्टी को देखते हुए 10-20 हज़ार अगर ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। इसके अलावा गाइस इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बाइक लेने के बाद इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसकी सारी जो एसेसरीज़ है, जो सेफ्टी गार्ड है, लेग गार्ड है, वो अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में। तो आपको लेग गार्ड जो आता है कंपनी का, उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द लेग गार्ड। तो अभी लेग गार्ड इसका मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना स्टोर पे ना कहीं और। तो कस्टम भी अगर मैं बनवाने जाता हूँ ना, तो मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो लेग गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो इसका जो लेग गार्ड है, एक बार ही गिर चुकी है बाइक, ठीक है। तो माइनर स्क्रैचेज़ हैं, बट इट्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो लेग गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। और जो इंजन सेफ्टी है, तो आप जो कंप्लीट लेग गार्ड आता है वो लगवाना अगर आपको मिलता है तो ये एक इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइस इसके अलावा माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं एक बार में टैंक फुल कराता हूँ 1100 रुपये के आसपास। और उसके बाद जब तक कि वो जो पेट्रोल वाला सिंबल है वो ब्लिंक नहीं होता है, तब तक मैं बाइक को कंटिन्यूस चलाता हूँ। उसके बाद ही मैं रिफ़िल करवाता हूँ व्हेन आई एम राइडिंग इन सिटी। बट अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो फिर मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता, फिर मैं हाफ़ टैंक होने के बाद वापस से रिफ़िल करा लेता हूँ। तो लेट मी शो यू कि ये मुझे कितना माइलेज देती है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी बाइक टेढ़ी खड़ी है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है और 686 किलोमीटर से चल चुकी है, अराउंड 700 किलोमीटर्स। और अभी ये 50-60 किलोमीटर और चलेगी। तो जब मैंने इसका जो टैंक फुल कराया था वो था करीबन 220 के आसपास, 220 किलोमीटर चली हुई थी बाइक। और उसके बाद मैंने इसका टैंक फुल करवाया था। तो अभी अगर 700 किलोमीटर पे भी रुक जाती है या फिर 720-730 तक भी चली जाती है, तो जो कंप्लीट टैंक जो मैंने फुल कराया था अभी तक, उसके अंदर ही चल जाएगी 500 किलोमीटर्स। सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो माइलेज मिलता है अपन को अराउंड 45 से लेके 47 के बीच में। तो इतना माइलेज मुझे हमेशा मिलता है। और जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा मिलता है, 1-2 किलोमीटर का। 47-48 तक मुझे बहुत आराम से मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट है कि मुझे इतना ज़्यादा माइलेज कैसे मिल रहा है, तो भाई उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप इतना माइलेज पा सकते हो। तो और ये कंप्लीट डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे। तो माइलेज के मामले में भाई साहब बहुत अमेजिंग बाइक है, कोई मतलब कमी नहीं है माइलेज के मामले में, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाइक है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी जो अच्छी, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती थी और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं पहले से ही। और रॉनिन को चूज़ करने के बाद आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। और 2-3 ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ और आगे आने वाले टाइम में बहुत लंबी ट्रिप्स मैं करने वाला हूँ रॉनिन के साथ। सो यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।